हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं कोहेरेंस चैप्टर। देखिए, हम पढ़ेंगे कि कोहेरेंस क्या होता है। दो सोर्सेज, उन्हें हम कोहेरेंट सोर्स तब कह सकते हैं जब उनसे इमिट होने वाली जो लाइट वेव है, उन लाइट वेव की वेवलेंथ का मतलब हो गया हमारे पास में लैम्डा। उसके बाद हम बात करें फ्रीक्वेंसी न्यू, उनका एम्पलीट्यूड ये क्या हो, सेम हो। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास मान के चलते टू लाइट सोर्सेज है, ठीक है। उनसे लाइट वेव्स आ रही है, उनसे आने वाली लाइट वेव्स की अगर वेवलेंथ सेम है, उनकी अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फेज डिफरेंस। ये या तो जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए मतलब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये एक लाइट सोर्स है, इससे आने वाली लाइट वेव है, ये दूसरा लाइट सोर्स है, इससे आने वाली लाइट वेव है। अब आप देखिए, इस लाइट वेव की जो क्रेस्ट है, यहाँ पे जब इसका क्रेस्ट आता है तो दूसरी वाली लाइट वेव का क्रेस्ट भी कहाँ आता है, यहीं आता है। जब इसका हमारे पास में ट्रफ आता है तो इसका भी ट्रफ आता है। वो लाइट वेव है जिनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, बिल्कुल जीरो, यानी डेल फाई इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। या फिर फेज डिफरेंस जो होता है, अगर मैं बात करूं डेल फाई की, वो कांस्टेंट होना चाहिए। जब तक उनकी जर्नी चल रही है, जब तक वो लाइट वेव चल रही है, कहीं पे भी हम देख ले, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक लाइट वेव है, ये चल रही है। तीसरी वेवलेंथ जो दूसरे सोर्स से आ रही है लाइट वेव, वो λ/4 पीछे है पहले वाली से, ठीक है। तो अब अगर हम कहीं पे भी इन दोनों के फेज डिफरेंस को देखेंगे, कहीं पे भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो भी ये वाली जो वेव हमारे पास में दूसरी वाली, वो इससे कितनी पीछे चल रही है, λ/4 का फेज डिफरेंस रखते हुए चल रही है। इस तरीके से अगर दो लाइट वेव की लैम्डा, न्यू और हमारे पास में एम्पलीट्यूड सेम, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली उनकी जो फेज डिफरेंस है वो तो या जीरो हो, या फिर उनके बीच में कैसा फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और अब सबसे मेन बात यह है कि जब भी हमारे पास में टू डिफरेंट सोर्स होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास में टू डिफरेंट सोर्स की हम बात करें तो उनसे टू डिफरेंट सोर्स से आने वाली कभी भी लाइट वेव जो है वो कोहेरेंट हो ही नहीं सकती। टू डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट वेव कभी भी कोहेरेंट नहीं होती है। तो फिर बात आती है, फिर कोहेरेंस कैसे आएगा और कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स हमेशा बनते हैं जब एक ही लाइट सोर्स को हम क्या कर देते हैं, दो सोर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी एक ही लाइट सोर्स है, उसको दो सोर्स में डिवाइड कर देते हैं, और इनसे जब हमारे पास में लाइट वेव इमिट होती है तो ये हमेशा इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट, या फिर क्या होता है, फेज डिफरेंस जीरो रहता है, ठीक है। और ये एक सोर्स से दो हमारे पास में सोर्स हम दो तरीके से मिल सकते हैं। एक हमारे पास में होता है एम्पलीट्यूड, जो होता है इस एम्पलीट्यूड का डिवीजन कर दिया जाता है, और दूसरा होता है हमारे पास में वेव फ्रंट का डिवीजन करके, और हमें एक लाइट सोर्स से, और हम कितने सोर्स ले सकते हैं, दो सोर्सेस को बनाया जा सकता है ताकि हमें कोहेरेंस मिल सके, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लो, क्योंकि हम इसको फिर आगे अब स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली हमें कितने टाइप का कोहेरेंस पढ़ना है। टू टाइप का, एक होता है टेम्पोरल कोहेरेंस और दूसरा होता है हमारे पास में स्पेशियल कोहेरेंस। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, और आई थिंक ये भी हमारे काम का नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोहेरेंस कितने टाइप का होता है, सबसे पहले कोहेरेंस जो है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का कोहेरेंस होता है। एक होता है टेम्पोरल कोहेरेंस और दूसरा है स्पेशियल कोहेरेंस। टेम्पोरल की मैं बात करूं तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में कोहेरेंस को देखा जाएगा, इसे हम कहते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस, और जब स्पेस के रिस्पेक्ट में कोहेरेंस को देखा जाएगा, पोजीशन के रिस्पेक्ट में कोहेरेंस को देखा जाएगा, उसे हम कहेंगे स्पेशियल कोहेरेंस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्पोरल कोहेरेंस से, ठीक है। टेम्पोरल कोहेरेंस से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर वेव्स के बीच में कोरिलेशन पढ़ना होता है तो वो कौन सा कोहेरेंस हो जाता है, टेम्पोरल कोहेरेंस हो जाता है। देखिए होता क्या है, ये हमारे पास में एक एनर्जी लेवल हम मान लेते हैं E1 या ग्राउंड एनर्जी लेवल, जो भी आप माने। ये दूसरा एनर्जी लेवल है हमारे पास में E2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल या E1 एनर्जी लेवल के अंदर है। आप प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या लिया, फोटोन को लिया। फोटोन लिया तो ये एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होकर ही कहाँ पहुंच जाता है, अपने दूसरे E2 एनर्जी लेवल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि एक्साइटेड एनर्जी लेवल में बहुत कम टाइम
10⁻⁸ सेकंड के लिए रहता है और वापस ये कहाँ पे आ जाता है, अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट या इवन एनर्जी स्टेट में आएगा और उस समय ये वापस क्या निकालेगा, लाइट वेव एनर्जी पैकेट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे गए होंगे एक्साइट होके, और वापस जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आए होंगे उन्होंने सेम एनर्जी का, या मैं कह सकती हूँ सेम पैकेट ऑफ फोटोन को उन्होंने क्या किया होगा, इमिट किया होगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने इलेक्ट्रॉन ने सेम फोटोन को इमिट किया वो सब जो होंगे वो सेम फेज के अंदर होंगे, या हम कह सकते हैं कि उनका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आएगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 10⁻⁸ सेकंड के लिए वो आपस में क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गया, वापस जंप करके नीचे आया, उसने एक फोटोन को इमिट किया, और ये जो फोटोन था ये मान लीजिए उसकी हमारे पास में साइनोसोडियल वेव, इस तरीके से उसने फोटोन को इमिट किया। ठीक है, ये हमारे पास में साइन वेव है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये हमारे पास में इमिट हुआ, और ये लेकिन कुछ टाइम t1 यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही मिली है। ठीक है, तो ये जो साइन वेव हमको मिली है, ये साइन वेव जिसकी हम कह सकते हैं फेज सेम है या फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड t1 के लिए मिली है। तो इस टाइम पीरियड में जितने भी इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गए थे और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आए, और उन्होंने जितने भी इलेक्ट्रॉन ने सेम एनर्जी का फोटोन इमिट किया, वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फेज डिफरेंस क्या रहेगा, उनके बीच में 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम पे गए हों। ठीक है, और अलग अलग टाइम पे दूसरे एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में गए, और वापस जब इमिट हुए तो उनमें अलग एनर्जी लेवल वाला फोटोन रिलीज हुआ होगा। तो हो सकता है कि अगले ही टाइम पीरियड के लिए जो हमारे पास में वेव है, वो साइनोसोडियल वेव, उसकी फेज इस तरीके से चेंज हो सकती है। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास में हो गया t2। इसके बाद अलग और इलेक्ट्रॉन थे, वो वापस गए होंगे एक्साइटेड लेवल में, और वापस उन्होंने जब ग्राउंड स्टेट में आए, उन्होंने फिर से एनर्जी पैकेट इमिट किए, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ थी वो अलग थी, उनके फोटोन की एनर्जी अलग थी। तो हो सकता है उनकी फेज कुछ भी हो सकती है, इस तरीके से हमारे पास में फेज चल सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड t1 हो गया, t2 हो गया, t3, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो फेज है वो हमारे पास में सेम है, फेज डिफरेंस हमारे पास में कांस्टेंट है। इस टाइम पीरियड के लिए ये हमारे पास में कैसा सोर्स हो जाता है, कोहेरेंट सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पीरियड को कहा जाता है कोहेरेंट टाइम। तो मैं अगर सबसे पहली टर्म जो हमारे पास में होगी टेम्पोरल कोहेरेंस में, हो जाएगी कोहेरेंट टाइम। कोहेरेंट टाइम जिसको मैं टू से रिप्रेजेंट करती हूँ, और तो कोहेरेंट टाइम हमारे पास में वो एवरेज टाइम हो जाएगा जितने टाइम के लिए हमारी जो वेव है वो साइनोसोडियल रहेगी, और हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट टाइम। तो कोहेरेंट टाइम क्या हो सकता है, एवरेज टाइम पीरियड, हम इसको कह सकते हैं एवरेज टाइम पीरियड, जिसके अंदर जो हमारी वेव है वो वेव कैसी रहेगी हमारे पास में, साइनोसोडियल रहेगी, या हम कह सकते हैं डिफाइनाइट फेज रिलेशनशिप अगर रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम क्या कह देते हैं, कोहेरेंट टाइम हम कह सकते हैं। यानी हमारी वेव किस में रहेगी, साइन वेव है ये आपके पास में, तो साइन वेव रहेगी जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसे ही हम कहते हैं, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा या फेज डिफरेंस 0 होगा, पीरियड को कह दिया जाएगा कोहेरेंट टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास में कोहेरेंट लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगी कोहेरेंट लेंथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एलसी। ठीक है, एलसी कोहेरेंट लेंथ क्या हो जाएगी, कोहेरेंट लेंथ वो एवरेज लेंथ हमारे पास में हो जाएगी जब तक हमारी वेव जो है वो साइनोसोडियल रहेगी। मतलब देखिए कि इस t1 टाइम पीरियड में हमारी ये जो वेव है वो साइनोसोडियल फॉर्म के अंदर है, तो ये जो इसकी लेंथ है ना, एवरेज लेंथ, इसे हम क्या कह देंगे, कोहेरेंट लेंथ। तो मैं क्या कह सकती हूँ, द एवरेज लेंथ ऑफ वेव on which the field remain, अगेन क्या रहे हमारा फील्ड, साइनोसोडियल। ये हमारे पास में जो लेंथ है इसे क्या कह दिया जाता है, कोहेरेंट लेंथ। और LC इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू होता है हमारे पास में टाइम इनटू
स्पीड, तो 2 इंटू सी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास में स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड होती है हमारे पास में डिस्टेंस, लेंथ में कहना चाहूँ तो कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस ही हमारी क्या है, कोहेरेंट लेंथ, टाइम हमारा 2 हमें पता ही है, और स्पीड क्योंकि लाइट वेव की बात हो रही है तो c, तो LC इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू सी। इसे मैं कह सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद मैं टो को यहाँ लिख सकती हूँ, टो इज इक्वल्स टू डेल टी, टाइम पीरियड हमारे पास में क्या हो गया, डिफरेंस इज टाइम, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल न्यू। आपको पता है टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इस टो की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो LC इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, C अपॉन डेल न्यू, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब आगे देखिए कि न्यू इक्वल्स टू होता है C अपॉन लैम्डा, ये हमको पता है, मैं इसको लिख सकती हूँ C लैम्डा इनवर्स, इस तरीके से न्यू इक्वल्स टू C लैम्डा इनवर्स। और ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं कर दूँ डिफरेंशिएट, इसको मैं क्या कर दूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आंसर निकल के आएगा, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल न्यू इक्वल्स टू माइनस C डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से डेल न्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर दूँ तो मैं कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, और ये मैं सब यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि हमने पढ़ लिया है सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, LC इक्वल्स टू C अपॉन C डेल लैम्डा, माइनस भी आ जाएगा, और इसके अलावा लैम्डा स्क्वायर, C से C कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास में LC इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। लेकिन लेंथ जो होती है कोहेरेंट लेंथ वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसका लिया तो मेरे पास में हो गया माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा, और ये मेरे पास में LC कोहेरेंट लेंथ निकल गया अभी लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट लेंथ, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि आगे ये बहुत जगह काम आने वाली है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर को निकालना। यहाँ तक आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको इरेज करती हूँ, यहाँ से इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्वालिटी फैक्टर, या इसे हम कहते हैं प्योरिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर या प्योरिटी फैक्टर जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास में होता है लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा। एक्चुअली ये आपको बताता है क्वालिटी फैक्टर कि लाइट सोर्स जो है वो कितना मोनोक्रोमेटिक है। देखिए कैसे, ये आपको इस ग्राफ से समझ आएगा। ये मेरे पास में मान लीजिए कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ही है, लेकिन आपको पता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स भी परफेक्टली कोहेरेंट नहीं होता है। मतलब एक लंबे टाइम के लिए हमारे पास में जो लाइट वेव है जो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से निकल रही है वो साइनोसोडियल नहीं होती है। साइनोसोडियल वेव हमारी ये चल रही है किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से निकलने वाली, लेकिन ये भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, हमारे पास में साइन वेव नहीं रह जाती, इसके अंदर कोहेरेंस खत्म होने लगता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि अगर हम एक पर्टिकुलर लाइट की भी बात करें, जैसे हम बात करें येलो लाइट सोर्स है आपके पास में, लेकिन इसमें भी तो लाइट की क्या होती है हमारे पास में, जो लैम्डा है रेंज में होता है हमारे पास में। तो ये रेंज होने की वजह से परफेक्टली कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स भी मतलब पूरी तरह से परफेक्टली कोहेरेंट सोर्स नहीं होता है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। आपके पास में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था जिसकी लैम्डा थी, जिसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, लेकिन फिर भी हमारे पास भी जो एक ग्राफ मिल रहा है उसमें आपको दो अलग अलग लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मिलेगी, यानी डेल लैम्डा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये डेल लैम्डा की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही हमारे पास में क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, यानी इस पीक के अंदर शार्पनेस आती जाएगी, और जितनी ज़्यादा शार्पनेस आती है इसका मतलब डेल लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम है, यानी हमारा लाइट सोर्स उतना ही परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक है। यानी क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या प्योरिटी फैक्टर हमें बताता है कि कोई भी हमारे पास में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है वो कितना परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक है। यानी अगर डेल लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, यानी आपको पीक कैसा मिलेगा, सबसे जिसे हम कहते हैं एकदम शार्प पीक आपको मिलेगा। कैसा पीक मिलेगा, शार्प पीक, जिसके अंदर डेल लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर और हमारी जो कोहेरेंट लेंथ है क्या इसके अंदर भी कोई रिलेशन होता है क्या। अब हम आगे निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, क्यू फैक्टर
और कोहेरेंट लेंथ के बीच में, क्योंकि आपको पता है LC इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा। मैं इसको लिख सकती हूँ लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा। ऑब्वियसली लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा क्या होता है, Q, तो LC इक्वल्स टू लैम्डा इंटू Q। ये हमारे पास में रिलेशनशिप निकल के आ जाता है कोहेरेंट लेंथ और क्वालिटी फैक्टर के अंदर। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आगे आपको करने को बहुत सारे मिलेंगे। या पूरा नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे फिर इसको इरेज करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ तक। अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन Q एंड क्या आपके पास में कोहेरेंट टाइम के बीच में। तो सबसे पहले टू इक्वल्स टू एल अपॉन सी, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमें पता ही है, ठीक है। अब हमारे पास में टो इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू मैंने इसीलिए यहाँ से नहीं हटाई, कितनी थी, लैम्डा स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दूँ लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा इंटू सी। अगर मैं इसको लिखूँ इस तरीके से लिख सकती हूँ, लैम्डा इंटू लैम्डा डेल लैम्डा इंटू सी, ठीक है। और लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा, यही हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल के आई थी, क्वालिटी फैक्टर मैंने हटा दिया कि ये रहा, किसकी वैल्यू निकल के आई थी, क्वालिटी फैक्टर। तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ टू इक्वल्स टू क्यू इंटू लैम्डा अपॉन सी, ठीक, और म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा हमें पता है, तो सी अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, क्यू। ये रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा कोहेरेंट टाइम और क्वालिटी फैक्टर के बीच में। तो इस तरीके से टेम्पोरल कोहेरेंट हमारा कंप्लीट हो गया। टेम्पोरल कोहेरेंट क्या होता है, आपने देख लिया कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमारी वेव साइनोसोडियल रहती है, एक डेफिनेट फेज में रहती है, फेज रिलेशनशिप रहता है, उसे टेम्पोरल कोहेरेंट कहा जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कोहेरेंट टाइम क्या होता है, कोहेरेंट लेंथ क्या होती है, उसके बाद हमने क्वालिटी फैक्टर बताया। ये बताता है कि कितना हमारे पास में जो सोर्स है लाइट सोर्स, वो कितना मोनोक्रोमेटिक है, जितना शार्प पीक आएगा, जितना डेल लैम्डा की वैल्यू कम होगी, उतना ही हमारे पास में लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होगा। आगे फिर हमने रिलेशनशिप पढ़े थे क्यू फैक्टर और लेंथ के बीच में, कोहेरेंट लेंथ के बीच में, और क्यू फैक्टर और जो हमारा टाइम था कोहेरेंट टाइम, उसके बीच में। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए।